प्रिय विद्यार्थियों, आज अपने अध्ययन का विषय है अज्ञेय का काव्य। एक साहित्यकार के रूप में अज्ञेय ने हिंदी साहित्य को जो दिया है उसका ऐतिहासिक महत्व है। अनुभूति एवं अभिव्यक्ति के स्तर पर उन्होंने कविता को नवीन संस्कार दिए। कविता को युगानुरूप चेतना और आकार देने में अज्ञेय ने अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति लगा दी। कविता के माध्यम से न केवल कविता की मुक्ति की बात की है, वरन व्यक्ति की मुक्ति की बात भी वे करते हैं। अज्ञेय की सामाजिकता एवं व्यक्तिवादिकता हिंदी साहित्य कोश में कुंवर नारायण लिखते हैं, व्यक्ति एवं समष्टि के बीच जैसा सामंजस्य नहीं मिलता जैसा कवि घोषित करता है। कविताओं में बराबर एक सूक्ष्म और स्पष्ट संघर्ष परिलक्षित होता है, मानो कवि का अंतर्मन उस विषमता के प्रति सचेत है जिसका व्यक्ति, विशेषकर यदि वह एक मौलिक और क्रांतिकारी कलाकार है, तथा समष्टि के बीच बना रहना वाजिब है। आगे अज्ञेय ने साधारणीकरण पर विचार करते हुए लिखा है कि साधारणीकरण पर विचार करते हुए अज्ञेय ने नई काव्य चेतना प्रकाश डाला है। राग वही रहने दो, पर भी रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदल गई है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अज्ञेय एवं अन्य समकालीन कवियों, विशेषकर मुक्तिबोध की कविता का उद्देश्य मानव मुक्ति फिर सामाजिक क्रांति रहा है। किंतु मुक्तिबोध जहाँ सीधे सामाजिक क्रांति की बात करते हैं, वहीं अज्ञेय व्यक्ति को बदलकर, समाज को बदलकर काम चलाते हैं। उनकी कविताओं में मुख्यतः इसी बात को बार बार कहा गया है। अज्ञेय के कवि रूप को समझने के लिए उनकी काव्य यात्रा का सिंहावलोकन आवश्यक हो जाता है। 1933 से 1986 तक की उनकी लंबी काव्य यात्रा में उनके काव्य चेतना पर कई पड़ावों को पार करके जीवन सत्य का अन्वेषण किया है। वे काव्य पड़ाव, यदि हम प्रथम पड़ाव की बात करें तो 1929 से 1946 तक का जो दौर है, अज्ञेय के 3 संग्रह भग्नदूत, चिंता और इत्तेलमा। भग्नदूत 1933 में, 1929 से 1932 की रचना इसमें संकलित है। चिंता में 1941 में आया, जिसमें 1932 से 1936 तक की रचनाएं, और इत्तेलम में 1946 में प्रकाशित हुआ, जिसमें 1933 से लगा के 1946 तक की रचनाएं हैं। इनमें भग्नदूत की भी कुछ रचनाएं हैं। भग्नदूत समयानुसार छायावाद के घेरे में आया। संवेदना के स्तर पर भी इसके उपादान छायावादी है। छायावादी चौकड़ी, जिसमें पंत प्रसाद, महादेवी और निराला के साथ साथ रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव भी इन पर देखा जा सकता है। चिंता में मानवीय भावनाओं का सहज चिंतन भी किया गया है। टी.एस. इलियट के परंपरा एवं निर्व्यक्तिकता के आदर्श को यहाँ संवेदनात्मक स्वरूप प्रदान किया गया है। इसमें स्त्री पुरुष के विभिन्न भावों को प्रस्तुत किया गया है। विश्वप्रिया एवं एकायन। विश्वप्रिया में पुरुष का प्रणय भावना को व्यक्त किया गया है। प्रेम में पुरुष की उत्सर्ग भावना का उन्मुक्त रूप यहाँ अज्ञेय के यहाँ चित्रित है। छाया, छाया तुम कौन हो? छाया में तुम में से किस वस्तु की अभिलाषी हूँ? मुक्त कुंतलों की एक लट, ग्रीवा एवं बंकिया मुद्रा और बेधड़क मुस्कान और बस। स्पष्ट हो रहा है कि अज्ञेय छायावादी कमनीय प्रेम के ठोस आधार पर जीना चाहते हैं। यहाँ छायावादी भावभूमि पर टूटना और भावुकता का जन्म, कल्पना से वास्तविकता की ओर प्रस्थान का स्पष्ट आभास इस प्रश्न चिन्हों पर दिखाई देता है। विश्वप्रिया की तरह ही एकायन में मानव प्रेम के विभिन्न भावों को प्रस्तुत किया गया है। नारी की प्रणयानुभूति को यहाँ चित्रित किया गया है। प्रेम में पूजा भाव का होना उसे नवीन संस्कार देता है। देखिए, कवि कहता है कि मैं तुम क्या बस सखी सखा, तुम हो जीवन के स्वामी, मुझसे पूजा पाओ, या मैं हूँ देवी जिस पर तुम अर्घ्य चढ़ाओ। अज्ञेय साहित्य के अध्ययनकर्ता भोला भाई पटेल के अनुसार
एकायन में प्रणय की वेदना के बावजूद अंत में आशा का स्वर है और शायद प्लोटोनिक प्रेम का एकांतिक संकेत भी देता है। भग्नदूत की तरह चिंताओं की रचनाओं में भी मुग्धता के भाव लोक चित्रित है। अवश्य ही मुग्धता उसके सृजन की वह अनुरूप है, अतः शायद स्वाभाविक भी है, उसमें सच्चाई का स्पर्श भी है, लेकिन अनुभूति की रीति छायावादी और पारंपरिक है। उनके अतिरिक्त भाव के स्थान पर भावानुकूलता अधिक है। भाषा की तुतलाहट प्रकट हो जाती है। कभी कभी अलंकार प्राचुर्य और शब्दों के अत्यधिक काव्यात्मकता का प्रभाव भी निस्तेज कर देती है। फिर भी एक होनहार कवि के संकेत इन रचनाओं में अवश्य मिलता है। यहाँ आगे का आरंभिक कविता को लेकर एक होनहार कवि का संकेत मिलता है, किंतु अज्ञे के आलोचनात्मक स्वरूप राम स्वरूप चतुर्वेदी तीखे स्वर में आलोचना करते हुए लिखते हैं कि भग्न दूत चिंता और इत्तेलम की कुछ निष्क्रिय सी भटकन के बाद हरी घास पर क्षण भर में अज्ञे ने वास्तविक कोई रूप उभर करके आता है। किंतु छायावादी संस्कार होते हुए भी प्रारंभिक रचनाओं में संवेदना और शिल्प का स्तर आगे राहों के अन्वेषण का संकेत दे देता है। इनके चार खंड बंदी स्वप्न, हिय हारिल, वंचना के दुर्ग और मिट्टी की इहा। बंदी स्वप्न में बंदी जीवन क्रांति की भावना से संबंधित रचनाएं हैं। ये हारिल में रहस्यवाद और प्रणय संबंधी रचनाएं हैं। वचना में दुर्ग के कवि पुरानी भावुकता के स्थान पर व्यंग्य और बौद्धिकता को आधार बना लेता है। अब इसका प्रयोग की दिशा में अग्रसर होता है। वास्तव में प्रयोगवादी कविता का प्रस्थान बिंदु है। जिस खंड की अधिकांश रचनाएं तार सप्तक में प्रकाशित हुई, ये इतिहास की रचनाओं के पार्थक्य को घोषित करता है। भोला भाई पटेल ने अपने शोध पत्र में लिखा है कि मिट्टी का ईड़ा खंड की रचनाएं प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए जीवन जगत के सत्य को व्यक्त करती है। उनका दूसरा पड़ाव पर यदि हम चर्चा करें तो उनका दूसरा पड़ाव में 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। हरी घास पर क्षणभर 1949 में, बावरा एरी 1954 में और इंद्रधनुष रोंदे हुए थे 1957 में। हरी घास पर क्षणभर तार सप्तक जिन राहों का अन्वेषी होने की बात अज्ञे कहते हैं, वे राहें यहाँ स्पष्ट नजर आती है और अज्ञे उसके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। काव्य के प्रत्येक स्तर, भाषा, भाव, संवेदना के स्तर पर कभी मजा हुआ दिखाई पड़ता है। प्रकृति और समाज को उन्मुख इन रचनाओं में यथार्थ और बौद्धिकता का असर दिखाई दे देता है। बौद्धिकता और यथार्थ बोध का भी यही तकाजा है कि अज्ञे की दृष्टि या परंपरागत वर्णन से हटकर नवीन भावबोध की तरफ आई है। कवि परंपरागत काव्य दृष्टि पर आधुनिक बनाने की प्रवृत्ति का व्यंग कर रहे हैं और समकालीन जीवन की जिजीविषा को भी व्यक्त कर रहे हैं। कवि का दायित्व है मात्र समाज और व्यक्ति का हित नहीं, कविता का भी हित है। कविता में अनुभूति पक्ष और महत्वपूर्ण मानते हुए लिखते हैं कि सुनो कवि, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद है केवल, जरा उनको दबा रखो जरा सी और पकने दो, ताते और बचने दो। हरी घास पर क्षण भर में ये भावना और ये विचार व्यक्त हुए हैं। कवि यहाँ पकने की बात करता है। भवंती में वह अनुभूति के अनुभव की भट्टी में पकने की बात कहता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी इस अज्ञेय को आधुनिक संवेदना मानते हुए लिखते हैं कि आंतरिक संवेदना को समझने के लिए अच्छा सूत्र है। आधुनिक गैर रोमांटिक दृष्टि सोने की अपेक्षा खाद पर अधिक है और मुखर आवेग की अपेक्षा तिरुद्वेग सृजनात्मक को तरजीह देती है। प्रस्तुत संग्रह की रचनाएं कलगी, बाजरे की और अज्ञे की दृष्टि में गैर रोमांटिक रही है। उसमें परंपरागत काव्य दृष्टि पर प्रहार करते हुए नवीन काव्य के शिल्प की मांग की गई है। हरी घास पर क्षण भर में आधुनिक दृष्टि और काव्य की आधुनिक भाव के बोध को व्यक्त करती है। बावरा एरी की रचनाओं में 1950 से 1953 तक का है। इसमें काव्य अनुभूति के उपादान और भाषा की सृजनात्मकता महत्वपूर्ण है। इसमें सृजक की आंतरिक रचना प्रक्रिया को व्याख्यायित किया गया है। अपनी प्रतीकात्मकता में प्रस्तुत संग्रह में अभिव्यक्ति पक्ष सशक्त मजबूत है। व्यक्ति सत्ता और सृजक सत्ता के द्वंद्व को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि आज तुम शब्द न दो, कल भी मैं कहूँगा आज तुम शब्द न दो। इस प्रकार द्वंद्व से गुजर करके कालजयी रचना करना कवि का अभिप्रेत है। इसमें रचनाएं प्रतीक और बोध लिए हुए हैं। अज्ञेय की देह बोध मासलता के स्थान पर सूक्ष्मता को स्थापित करता है।
तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध देती है। बावरायरी में ऐसे भाव व्यक्त किए गए हैं। देह वली रूप को एक बार फिर बेझक देख लो। ज्ञातव्य है कि अज्ञेय देह को नयन दर्शन और बिंब दर्शन से मुक्त कर स्मरण और गंध द्वारा अनुभूति का विषय बना देते हैं। देवली में देह का जी भर करके देख करके उससे मुक्त हो जाने की बात करते हैं, तभी वह मोक्ष से मुक्ति, तभी आत्मा के दर्शन होते हैं। अज्ञेय शरीर से आत्मा और काव्य की चेतना को मोड़ते हैं। ये अभी भारतीय संस्कृति के प्रति संवेदना दिखाई देती है। वह दीप अकेला में अज्ञेय की गहन सामाजिक चेतना दिखाई देती है। व्यक्ति का दायित्व समाज से जुड़ने में, उसकी सूक्ष्मता, मूल्य मुक्त और दीप सा बनने में है। दीप व्यक्ति को सृजनात्मकता का प्रतीक है। वह दीप अकेला को कवि ने अज्ञेय के चिंतन से मिलाते हुए राम स्वरूप चतुर्वेदी जी लिखते हैं कि दीप अकेला तो अज्ञेय के पूरे सामाजिक चिंतन की सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और कवि की व्यक्तिवादी दर्शन को प्रतिफलित करती है, जिसमें व्यक्तित्व के विकास की स्वाधीनता दायित्व बोध से जुड़ी हुई है। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या में इस बात को उन्होंने उठाया। इंद्रधनुष रौंदे हुए थे कि रचनाएं 1953 से 1957 के बीच में लिखी गई। इनमें प्रकृति, प्रेम, समाज, संस्कृति और इतिहास आदि पर विशेष तौर से उभारा गया है। इसी के साथ सत्य को कहने की हिमायत कवि करता है और उसकी अनुभव प्रक्रिया से उसे गुजारा गया है। मौन भी अभिव्यंजन है। जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। कवि ने सत्य और मौन के महत्व को दर्शाया है। पूर्व आलोचकों ने अज्ञेय के काव्य शिल्प के अध्ययन में मौन को महत्व नहीं दिया। यहाँ मौन पर थोड़ी बातचीत करनी उचित रहेगी। जीवन में अज्ञेय ने मौन को साध लिया था, किंतु यही स्थिति जब कविता में आती है तो प्रयोग बन जाती है। अज्ञेय साहित्य के सिद्धांत विद्वान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस मौन को उनके शिल्प विधान के अंतर्गत काव्य शिल्प के महत्वपूर्ण अंग मानकर चलते हैं। वे लिखते हैं कि अज्ञेय की कविता में मौन का प्रयोग पर अलग से विचार करने की आवश्यकता है। अभिव्यंजना की दृष्टि से मौन के महत्व को निरूपित करते हुए अज्ञेय ने अपने निबंध, संकलनों और कविताओं में जगह जगह पर मौन के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आगे उन्होंने आत्मनेपद, आल बाल जोग लिखी और भवंती आदि संकलनों को उदाहरण देते हुए सृजना के क्षण और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ आदि कविता संग्रह में इस बात की वे पुष्टि करते हैं। जब कहने की दृष्टि से शब्द अपर्याप्त हो जाते हैं तब उक्ति मौन हो जाती है। मौन में अभिव्यंजना संभव है। कवि शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच अंतराल में होती है। मौन में शब्दों की निहित संभाव्य अर्थों को पूरा उपयोग किया जा सकता है। अर्थ गर्भ मौन का उपयोग संभव है। श्रेष्ठतम गायन वह है जिसमें कलाकार नहीं, उसके समर्पण के बाद मौन गाता है। मौन निरंतर गा रहा है, उसे सुनने के लिए अर्पण चाहिए। कवि ने विराट को मोड़ देता है और उसे बतलाता है कि वह कौन है। कुछ विचार, भाव और अर्थ शब्दों को में बांधे जा सकते हैं। यदि कोई महनीय कार्य मिले तो उसे संदर्भ में गूंगा हो जाना ही ठीक है, क्योंकि महनीय अर्थ गूंगे के गुड़ जैसा है। मौन अर्पण है, अर्पण ही सर्जन है। सर्जन चुपचाप आंचल पसार कर लेने जैसा ही है। जो सर्जक करने की इच्छा रखता हो उसे मौन से सुनना और सीख लेना चाहिए, क्योंकि सन्नाटा ही स्वर बनकर फूटता है, वही सर्जन करता है। कवि और काव्य में अज्ञेय ने ऐसे विचार व्यक्त किए। अज्ञेय मौन के लिए प्रसिद्ध रहे। हिंदी के छायावादी कवयित्री माधवी वर्मा के अनुसार युवावस्था तक अज्ञेय एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके कंठ के शब्द ही फूटते ही नहीं थे। बोलने की आवश्यकता पड़ने पर शब्द कंठ तक आकर के वहीं रुक जाते थे। भारतीय प्रभाव, पश्चिम के समर्थन और स्वभाव की अनुकूलता पाकर अज्ञेय मौन के पक्षधर हो गए थे। मौन में रहने का अभ्यास और उसे न सुनने का अभ्यास के कारण से वे मौन की अभिव्यंजना क्षमता को पहचान सके। अज्ञेय के मौन के लक्ष्य पर रामस्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं कि अज्ञेय के संदर्भ में भी वह मौन मित कथन है, कहने और करने के बीच अनकहना है, और फिर गहरे स्तर पर आत्मदान का भाव है, जिसे बोलना मानो आक्रमण है, मौन ही अपने को दे देना है। समकालीन समीक्षक की यही विडंबना है कि आत्मदान के लिए प्रतिश्रुत कवि अज्ञेय की व्यक्तिवादी कहा जाता है। समीक्षा के रूप में व्यक्ति और व्यक्तित्व
के बीच विवेक नहीं रह जाता। आगे कवि ने गहन सामाजिक चेतना से जीते हुए स्वयं को मानव से मिलाने हेतु कवि सेतु के रूप में व्यक्त किया है। वह सेतु जो मानव से मानव के हाथ मिलने से बनता है, सृजन प्रक्रिया पर जोर देते हुए अगेश इसी संग्रह में कविता के माध्यम से व्यक्त करते हैं। और अनुभूति क्षणिक है, किंतु उनकी अभिव्यक्ति करने का में समय लगता है। अनुभूति की सृजना के क्षण में बूंद स्वाति और कवि मन के शिल्पी का प्रतीक के द्वारा व्यक्त किया गया है। जाहिर है कि ऐसा सृजन प्रक्रिया में अभिव्यक्ति मोती ही होगी। तीसरे पड़ाव की मोटी यदि हम चर्चा करें तो 1956 से 1961 के दौरान अज्ञे के दो काव्य संग्रह आए, जिसमें अरियो करुणा प्रभामय और आंगन के द्वार पार 1961 में प्रकाशित हुई, जिस पर गंभीरता से चर्चा की जा सकती है। 1900 चौथा पड़ाव 1962 से 1973 तक अज्ञे के 4 संग्रह संकलित हुए। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में, क्योंकि मैं उसे मानता हूँ 1970 में, सागर मुद्रा 1970 में, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1976 में ये कविताएं आई है। पांचवा पड़ाव 1974 से 1995, पांचवें पड़ाव में इनके 4 संग्रह रहे हैं, जिसमें महावृक्ष के नीचे 1977 में, नदी के बांक पर 1981 में, ऐसा कोई घर आपने देखा है 1985 में, और मरुस्थल 1995 में। ये संग्रह इनके काव्य के लगातार आते रहे हैं। इन सब बातों पर यदि हम विचार करें तो आप व्यक्तिहीन समाज नहीं बना सकते, लेकिन उसके लिए प्रयास तो कर सकते हैं। अनुभव करके कहने में स्वतंत्र न तो व्यक्ति समाज का योगदान नहीं दे सकता। सामाजिक चेतना को जागृत करने के लिए संवेदनशील, मुखर और संघर्षशील व्यक्तित्व अपेक्षित है। आवश्यकता है कि जो समाजवाद दृष्टि मानते हैं वे व्यक्ति की महानता मानते हैं जब उनके पक्ष में हो, लेकिन जब उनके पक्ष में नहीं होते तो व्यक्ति की महानता ही नहीं मानते। अगर व्यक्ति उनके पक्ष में है और उनका व्यक्तित्व भी ठीक है तो सब कुछ ठीक है, लेकिन दूसरा पक्ष विपक्ष में जिसका व्यक्तित्व भी गलत है और व्यक्ति चेतना भी गलत है, वो स्वयं भी गलत है। व्यक्ति की उपलब्धि की समाजोन्मुख होकर के अपनी सार्थकता प्राप्त करे। व्यक्ति के बिना समाज नहीं हो सकता और बिना समाज के व्यक्ति भाषायुक्त नहीं हो सकता। अज्ञे समाज में अपनी बात बलपूर्वक करने की स्वतंत्रता चाहते हैं। ऐसे समाज की कल्पना करते हैं जिसमें वाणी में अंकुश नहीं हो। ऐसी भावनाओं के साथ अज्ञे जिए। उन्होंने जो कुछ भी लिखा बड़ी शिद्दत से और बड़े सक्षमता से लिखा। धन्यवाद।